This is an ABP Life podcast. पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं बजट, समझने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में आखिर क्या है बजट, कैसे बनाया जाता है। कल हमने जाना था कि बजट का इन्फ्लेशन और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बजट के बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी। आज भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बजट स्पेशल FYI में बात करेंगे रेल बजट के बारे में। क्यों अलग था पहले रेल बजट यूनियन बजट से और आखिर क्यों विलय हुआ, रेल बजट किसी देश की ग्रोथ के लिए कैसे काम करता है और तमाम जानकारियां रेल बजट से जुड़ी हम आज जानेंगे ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं वांसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में है विपुल माथुर, प्रोफेसर एंड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम IIM कैलकाटा। बजट स्पेशल FYI में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जो आज आपसे जानना चाहूंगी वो यही कि रेल बजट के अगर हम हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करें, इसके इतिहास के बारे में अगर आप कुछ बताएं। मैं कहीं पढ़ रही थी जहां लिखा था कि इंडिया ही वो देश है जहां बजट में स्पेसिफिक सेगमेंट रेल बजट रखा गया था, तो ऐसा क्यों? एक्चुअली रेल बजट की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है मानसी। रेलवे एक्चुअली ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। जब रेल रोड शुरू हुई थी, जब स्टीम इंजन से आई थिंक बॉम्बे टू थाने में पहली बार जब रेल चली थी, उसके बाद से रेल रोड्स काफी ले करी गई वहाँ पे ब्रिटिश राज के दौरान। और इनका मेन जो काम था वो ये था कि जितना भी सामान होता था वो सारी जगह ट्रांसपोर्ट करना, पोर्ट्स में पहुंचाना और ट्रेड को एक तरीके से बढ़ावा देना। तो रेलवे काफी इम्पोर्टेंट सेगमेंट बना हमारे इकोनॉमी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम आई थिंक लेट 1870s टू ऑल द वे टू द इंडिपेंडेंस। काफी ज्यादा इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था रेलवे। तो हुआ ये कि आई थिंक अराउंड 1920s बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा था, एक कमेटी बनाई गई एक्वर्थ के अंदर, जिन्होंने इस रेलवे का पूरा एनालिसिस किया और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इसकी जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज हैं वो अलग से डिस्कस करे जाए। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थिंक अराउंड 1924 ये रेलवे बजट अलग से पेश किया जाने लगा। मेन बजट से कुछ दिन पहले ये पेश किया जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। एंड ऑलमोस्ट 90 ऑड ईयर्स, 90 साल तक करीब ऐसा ही चलता रहा कि एक रेलवे बजट सेपरेटली पेश होता था। और 2017 में ही इस चीज को जो है एबॉलिश किया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे दोनों बजट्स को इकट्ठे ही प्रेजेंट किया जाता है। रेलवे बजट अब एक हिस्सा है मेन बजट का ही, बट बहुत लंबे साल तक, ऑलमोस्ट क्लोज टू नाउ 2023 वुड बी ऑलमोस्ट 100 years ऑफ दिस प्रैक्टिस। इस प्रथा का ऑलमोस्ट एक सेंचुरी हो जाएगी। अब तो खैर होता नहीं है ये, बट रेलवे बजट सेपरेटली पेश किया जाता था। उसका एक मेन कारण ये भी है कि रेलवे इंडिया में बहुत वास्ट नेटवर्क है। अगर आप आज के स्टैटिस्टिक्स पे गौर करें तो इंडिया में करीब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कितनी रोजगार के हवाले से कम 13 से 14 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सिंगल हैंडेडली सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में। और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वर्ल्ड में भी सबसे टॉप 10 में इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयर है। इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है रेलवे से। तो इकोनॉमी की ऑलमोस्ट एक तरीके से बैकबोन है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मैंने भी पढ़ा कि हर साल हम करीब इंडियन रेलवेज में करीब 8 बिलियन लोग जो है इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, करीब 8 बिलियन लोग। दैट इज मोर देन, मतलब पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है। तो एक साल में इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो जब इतनी बड़ी एक संस्था है, इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अलग से एक एनालिसिस होता था हमेशा से। और ये थोड़े से इसमें ये भी है कि इसके एक्सपेंडिचर पैटर्न्स थोड़े से अलग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी पैटर्न्स हैं और रेवेन्यू पैटर्न्स भी अलग हैं। बिल्कुल, इसलिए ये अलग होता था। बट
और उन्हीं पैटर्न्स के बारे में अब हम बात करना चाहेंगे, रेल बजट के रिसोर्सेज के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे, आखिर कैसे ये बनता है, क्या इसका प्रोसीजर है। तो पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवेज मिनिस्टर जो थे वो अलग अलग ये बजट बनाते थे। फाइनेंस मिनिस्टर अपना मेन यूनियन बजट जो देते हैं, संघ का बजट, वो देते थे, और रेलवेज मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो रेलवेज का बजट पेश करें। तो उस समय जो है ये रेलवेज में कई सारे जोन्स में बटा हुआ है रेलवेज, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सबसे सलाह मशवरा करके वो बजट पेश किया जाता था। और काफी हद तक इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट रहा है, ऑलमोस्ट 1 to 2% GDP का प्रोपोर्शन रहा है, अब रहा है, पहले और भी ज्यादा था, तो इसको अलग से पेश करते थे। बट अब जैसे जैसे हमारे GDP के और भी सेक्टर्स इवॉल्व हो गए हैं, सर्विसेज सेक्टर स्पेशली इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है कि अब रेलवेज का रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है अब उतना ज्यादा नहीं रहा है। अभी भी एम्प्लॉयमेंट के नंबर से काफी ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, वो उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए अब उसको कंबाइंड तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मर्जर इसलिए भी किया गया क्योंकि कई बार क्या होता था, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे थोड़ा एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। तो ये था कि रेलवेज मिनिस्टर अधिकतर जो है वो कई बार जैसे अगर सरकार जो है अगर एक कॉम्पोजिट सरकार बनी अलग अलग पार्टीज की, तो उसमें जो है कई बार रेलवेज मिनिस्टर जो है किसी और पार्टी के, जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है पर किसी और मेन पार्टी के, लोकल पार्टी जो होती थी, उनको दे दिया जाता था। अच्छा। तो वो क्या होता था कि कई बार जो है अपने प्रोविंस में ज्यादा एलोकेट करने के लिए, फंड्स एलोकेट करने के लिए, उसमें लोकल पॉलिटिक्स काफी हो जाती थी। तो एक तरीके से एक ओवरऑल ऑप्टिमल नहीं होता था इंडिया के लिए, लोकल एक डिस्टॉर्शंस आ जाते थे। तो उस जब से ये मर्ज हुआ है तब से वो चीज जो है थोड़ी अच्छी हो गई है, अब सॉर्ट आउट हो गई है। अब जो है एक ओवरऑल आउटलुक लिया जाता है रेलवेज का, कहाँ पे क्या जरूरत है। तो अगर जैसे उसमें अब ऐसा नहीं है कि अगर रेलवेज मिनिस्टर अगर ईस्टर्न इंडिया से आया है तो ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा फंड्स एलोकेट हो गए बजाय कि वेस्टर्न रेलवेज में। अब एक ओवरऑल व्यू लिया जाता है और एक फ्यूचरिस्टिक व्यू भी लिया जाता है। काफी सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है फॉर एग्जांपल बहुत तेजी से इंडिया में इस पे काम हो रहा है। ऑलमोस्ट 60-65% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवेज में, और ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। 2030 तक आई थिंक प्लान है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा मेरे ख्याल में आपने भी सुना होगा ये वंदे भारत मिशन पे बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है, इस पे भी कई सारी ट्रेन जुड़ रही हैं। तो ये सब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। और अब अगर आप स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन जाए, स्पेशली जो नए नए टियर 1 टियर 2 के जो सिटीज के जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसमें काफी आपको एक काफी चेंज अनुभव होगा। तीसरा जो चीज पे बहुत तेजी से काम हुआ है वो डिजिटलाइजेशन पे काम हुआ है। काफी सारी चीजें अब जो है, आप पहले रेलवेज में आपको फिजिकली जाना पड़ता था, सारी चीजें अब काफी हद तक डिजिटलाइज हो गई हैं। तो बहुत सारी तरक्की इसी वजह से हुई है कि एक ओवरऑल व्यू बन पाता है अब, क्योंकि अब रेलवेज जो है यूनियन बजट के साथ ही पेश होता है। यानी कि एक तरीके से यूनियन बजट के साथ जो इसका एक बार फिर से विलय हुआ है, ये एक अच्छी बात है जी। इससे फंड एलोकेशन जो है एक तरीके से उनमें एक अच्छी सी एक ऑप्टिमैलिटी सी आ गई है, बराबर हर जगह होता है और एक ओवरऑल विजन के तहत एलोकेशंस होते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ जानना चाहेंगे, चूंकि आपने शुरुआत में रेल बजट और जो हमारे देश की इकोनॉमी है इसके बारे में आपने बताया था कि ये कितना बड़ा एक हिस्सा है जो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये रेल बजट किसी देश की ग्रोथ के लिए कैसे काम करता है, मैं चाहूंगी अगर आप इसके बारे में बात करें। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के हवाले से ये ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो इसको लिटरली इंग्लिश में बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं। ये एक वो स्केलेटन है हमारे इकोनॉमी का जो हमें वाकई में हर एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट करता है। इंडिया का ज्योग्राफिकल जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है। या हमारी जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट का जो हमारी रेंज है वो इतनी ज्यादा है कि हम लोग सब इसीलिए इकोनॉमिक तरीके से और ट्रांजैक्शन से इसीलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमारे पास जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से ये
हमारी ग्रोथ फैसिलिटेट करता है बहुत तरीके से। ये तो इसका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो गया जो अपने आप में बहुत है। और जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अगर नई रेल रोड्स बिछाई जाएंगी, नए स्टेशन खोले जाएंगे, नई तरीके की गाड़ियां दी जाएंगी, तो उनमें जितना जो है खर्चा होगा, जितना उसमें से डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड के थ्रू हमारी इकोनॉमी में और ज्यादा फायदा होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, क्योंकि इतने ज्यादा 13-14 लाख लोग इसमें काम करते हैं, तो उन सबकी जो आमदनी है उसके लिए रेलवे से ही होती है। तो अभी ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अब जब और भी इसको हम लोग एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, जब एक सुपर स्पीड कनेक्टिविटी की बात करें, सेमी स्पीड कनेक्टिविटी जो हो रही है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप देखें कि अगर आप कोई भी, जैसे नई दिल्ली से वाराणसी का सफर आप 6 घंटे 8 घंटे में कर सकते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जो है ट्रांसपोर्ट जल्दी होगा, सामान एफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। तो इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात ये कि इसके बेनिफिट्स टाइम में जो है अक्रू करते रहते हैं। सो ओवर टाइम जो है इसके बेनिफिट्स आते रहेंगे। अब एक बार अगर वंदे भारत ट्रेन अगर चालू हो गई नई दिल्ली से वाराणसी, तो वो अगले कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट खास चीज है इसके बारे में, कि इसके जो अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो जाता है तो कई आगे आने वाली जनरेशन तक उसका फायदा उठाएंगे और उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। और हम लोग का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम लोग चाइना से बड़ा नेटवर्क है हमारा, यूएस से बड़ा नेटवर्क है। और जहाँ तक लोगों के नंबर की बात करें जितने लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हमारे नेटवर्क से होता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इंडियन रेलवे हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। जब हम लगातार ये खबरें सुनते हैं, लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी कितना पथराव हुआ एंड ऑल, जितने भी ये जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं लोगों के द्वारा ही किए गए या किसी नेचुरल या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी, क्या इनका भी कोई असर पड़ता है? देखिए, ये सब किसी भी प्रोजेक्ट में आई थिंक ये सब रुकावटें आती हैं, ये सब डिस्ट्रप्शंस आते हैं मामूली। मतलब ये सब जाहिर सी बात है कि कुछ भी अगर नई चीज हो रही है तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे नया रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, तो जहाँ से वो रेल गुजरेगी, वहां से जहाँ पे वो नेटवर्क लगाया जाएगा, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज वगैरह हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन कम्युनिटीज में कुछ गुस्सा उनका हो सकता है या कुछ उनको ऐतराज हो सकता है। तो ये सब एक डेवलपमेंट में होता ही है। आप कहीं पे भी चाहे फ्लाईओवर भी बनाए, कहीं नया हॉस्पिटल भी अगर बनाएंगे, तो आपको कुछ लोकल कम्युनिटीज में टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बट ओवरऑल नेट बेसिस पे ये चीजें हमेशा लोकल कम्युनिटीज के काम ही आती है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो इसके फायदे जो है लोकल कम्युनिटीज को पहुंचते हैं। ऐसा लग सकता है कि इमीडिएट टर्म में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नेट बेनिफिशियल रहता है। आई थिंक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है इस मिशन के साथ जुड़े और अच्छे से, मतलब जितना हमसे हो सके उतना इसमें उसको फैसिलिटेट करें, बिकॉज इसके बेनिफिट्स ओवर, एज आई सेड, कि ओवर द जनरेशंस आएंगे। तो उस हिसाब से ये काफी एक जरूरी चीज है कि हम लोग सब साथ में इसको जितना हो सके सपोर्ट करें। बिल्कुल। रेल बजट से जुड़ी कोई अन्य जानकारी, कुछ फैक्ट्स जो हमने इन सवालों में कवर नहीं की और जो लोगों के लिए जानना इंटरेस्टिंग और जरूरी है, जो आप बताना चाहेंगे क्या कुछ? देखिए, रेलवे बजट जो है कि अभी तो फिलहाल जो है ये कंबाइन हो गया है, बट जब तक ये कंबाइन नहीं हुआ था तो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मिनिस्टर्स ने पोर्टफोलियो होल्ड किया है। और कई बार जो है रेलवेज हमेशा, मतलब अधिकतर टाइम पे जैसे लॉसेस में चलती है ओवरऑल, बट कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी आए हैं जब ये प्रॉफिटेबल भी रही है। अच्छा, ओके। तो कुछ लोग जो हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हो वो ये सब एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या चीजें थी, क्या पॉलिसीज थी जिनके तहत
रेलवेज के बैलेंसेस जो है प्रॉफिटेबल हुए एक्सेट्रा फॉर सम टाइम पीरियड। तो वो एक अच्छी चीज है जो देखी जा सकती है। अदरवाइज इसमें दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, एज आई सेड, बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। तो कई सारे इसमें कई तरीके की रिसर्च हो चुकी है। इट इज अ वेरी फर्टाइल टॉपिक एंड अ फर्टाइल एरिया टू अंडरस्टैंड हाउ सच लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड। काफी एक सीखने को मिलता है कि इतना लार्ज मैन पावर को मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है। तो उस हिसाब से बहुत एक दिलचस्प एक इंस्टीट्यूशन है, एक सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज रेल बजट के बारे में हमें ये जानकारियां देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आखिर कैसे काम होता है, कैसे ये रेल बजट बनाया जाता है। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बजट के बारे में अभी और भी चर्चाएं करेंगे। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू मानसी, थैंक यू। This is an ABP Live podcast.